नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। पीएम मोदी ने लाल किले पर 10 बार झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने मणिपुर हिंसा रिफॉर्म्स पर बातचीत भी की, साथ ही अपनी सरकार के काम का 10 साल का हिसाब किताब भी दिया। इसी के साथ पीएम मोदी ने राजनीति से 3 बुराइयां, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर जोरदार प्रहार करते हुए सबसे बड़ा दावा करते हुए कहा कि वो 24 में भी लाल किले से तिरंगा फहराएंगे। जबकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि पीएम मोदी का लाल किले से ये आखिरी भाषण था। ऐसे में देश का सवाल यह है, क्या मोदी 24 में लगातार तीसरी बार केंद्र के सत्ता में काबिज होंगे? क्या मोदी ने लाल किले से 24 का एजेंडा सेट कर दिया है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज की सबसे बड़ी सियासी बयानबाजियां सुनिए। भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे, गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। और आज मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं बढ़ती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम के साथ मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उससे हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मुझे ये कहते हुए बहुत पीड़ा हो रही है कि आज लोकतंत्र, संविधान और संस्थान तीनों पर बहुत बड़ा खतरा है। पार्लियामेंट में विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है और आज लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत हम बनाते हैं और दुनिया का सबसे जमहूरियत भारत है और जहां 140 करोड़ लोग इसमें समर्पित है। लेकिन संसद में जब मैं खुद ही बात करने के लिए उठता हूं तो मेरा माइक बंद हो जाता है। ये हमारे पास चल रहा है और एक तरफ हम लोकतंत्र का बहुत ढोल बजाते हैं, दूसरे तरफ हमारा मुंह बंद करते हैं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, स्वतंत्र भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान देने वाले या देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने वाले या अपने कर्तव्यों के लिए बलिदान होने वाले भारत माता के उन सभी सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। इस अवसर पर उन सभी अमर सपूतों को स्मरण करते हुए, उनका नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पॉलिटिकल नहीं है, समस्या हमारी समाज की है। जो समाज की बुराइयां हैं, जो समाज में हमारे अभी भी दूरियां हैं, उन दूरियों को कैसे कम करें। जहां एक तरफ मणिपुर जैसी प्रदेश में जो घटना हुई
वो दुनिया में कहीं भी किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा। वहीं आज के दिन हम लोगों को ये भी अपील करनी चाहिए कि मणिपुर के लोग जिस सद्भावना के साथ, जिस प्रेम के साथ, जिस तरीके से मिलजुल करके रह रहे थे वैसे ही रहें और इस तरह की घटना दोबारा ना हो जहां हमारी बेटियां, हमारी बहनों के साथ ऐसी घटना घटी हो। न केवल मणिपुर बल्कि देश के किसी कोने में इस तरह का व्यवहार किसी महिला या बेटी के साथ न हो। दुनिया बहुत आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी की भी भाषण को सुना, वो वही राजनीति आज के दिन भी उन्होंने लाने का काम किया अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में, जो कि शोभा नहीं देता। देश के लोगों को ज़्यादातर उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप इंडिया के बारे में बोले, मेक इन इंडिया के बारे में बोले, जो किसानों का आय दुगुना करना था उसके बारे में बोले, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात थी उसके बारे में बोले, 15 लाख का क्या हुआ। और हमने सुना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ेंगे। तो एक तरफ जो है एक दिन पहले वो अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बोलते थे और दूसरी तरफ उनको गलेज लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये कौन सा लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ? आज सुनने में आता है देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे बिजली के पावर कट लगते हैं। कहीं 7 घंटे का पता चलता है, उस राज्य में 7-7 घंटे के पावर कट, इस राज्य में 8-8 घंटे के पावर कट, कई कई घंटे बिजली नहीं आती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा अमीर देश है, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा विकसित देश है जिसमें लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती? जब तक हमारे देश के अंदर 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगेंगे, हमारा देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। कहने को बड़े बड़े भाषण दिए जा सकते हैं, जब तक हमारे देश में 24 घंटे बिजली नहीं होगी, इंडस्ट्री कैसे तरक्की करेगी? आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है आज। पहला, लाल किले से मोदी की 24 वाली क्या ये हुंकार है? दूसरा, क्या लाल किले से 24 का एजेंडा सेट हो गया है? विपक्ष ने क्यों कहा मोदी का ये आखिरी भाषण है? भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण पर मोदी का वार। ये 3-4 चीजें। हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल होगा। मनोज यादव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, संजय गुप्ता जी, प्रवक्ता शिवसेना की तरफ से, धर्मेंद्र यादव जी, प्रवक्ता एसपी की तरफ से, लेकिन खास मेहमान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमसे जुड़ रहे हैं। आ रहा हूं अपने पैनल पर वापस, लेकिन सबसे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद मित्र। प्रधानमंत्री जी ने 3 शब्दों पर बहुत जोर दिया सर। एक, परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। कहा अगर भारत को ऊपर लेके जाना हो, विकास को आपको मापदंड बनाना हो, तो ये 3 चीजें आपको खत्म करनी होगी। देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अनुभव के आधार पर और भारत के लोकतंत्र के अनुभव के आधार पर जो बात कही है, वो देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज़ादी के बाद में, आज़ादी के संघर्ष में 100 साल तक जिस विषय ने, जिस लक्ष्य ने देश के उन हुतात्माओं को प्रेरणा प्रदान की जिन्होंने निरंतर बलिदान किया, और बलिदानों की इस परंपरा के चलते हुए ही देश आज़ाद हो पाया। आज़ादी के बाद में, आज अगर आज़ादी के बाद के कालखंड को हम उठा करके देखें और हम विवेचना करें कि क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए थे, उनके बलिदान के साथ में न्याय कर पाए थे, निश्चित रूप से उत्तर ना हमें मिलता। क्योंकि देश में 2014 तक देश के 68% परिवारों के पास सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। देश में 10 करोड़ परिवारों के पास में सामान्य गैस का चूल्हा नहीं था। देश के 4 करोड़ लोगों के पास में घर नहीं था। देश के करोड़ों घरों में बिजली नहीं थी। 18,000 ग्राम पंचायतों में बिजली नहीं थी। देश के हजारों गांव बिना सड़कों से जुड़े हुए थे। देश के लगभग 82, 83, 84% घरों में पीने का पानी नल के माध्यम से नहीं आता था। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि आज़ादी के बाद में निरंतर देश परिवारवाद
और परिवार की राजनीति को बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के माध्यम से जो है सत्ता में बने रहने के लिए तुष्टीकरण करके जो है अपने वोट बैंक को परिपोषित करना, सिर्फ इसके ऊपर जो है डटा रहा। और देश की राजनीति इन 3 विषयों के ऊपर केंद्रित होकर रह गई थी, और इसके चलते हुए देश का जो नुकसान हुआ, देश के जो हालात बने 2014 के बाद में, देश ने इनसे मुक्त होकर के परिवर्तन को महसूस किया। केंद्र की सरकार में निश्चित रूप से इनसे कुछ जो है मुक्ति मिली, केंद्र की राजनीति में इससे मुक्ति मिली, लेकिन रीजनल पॉलिटिक्स में अभी भी वो व्यवस्थाएं हैं। हमको इन्हें, देश को अगर विकसित बनाना है तो निश्चित रूप से इन व्यवस्थाओं को बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 और बहुत प्रमुख चीजें हैं। पहला 5 ट्रिलियन इकॉनमी, और दूसरा 2047 तक का लक्ष्य, जब भारत भी डेवलप्ड कंट्रीज की सूची में शामिल होगा। देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, देश 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, और तब हमने संकल्प के साथ में कहा था कि हम देश को आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगे। आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हिंदुस्तान बना है, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिसने 200 साल तक लगभग हम पर राज किया था, हम गुलाम थे जिनके। और आज पूरी दुनिया के आर्थिक जगत की समीक्षा करने वाले लोग जिस दृष्टिकोण से देश को देखते हैं, जिस दृष्टिकोण से देश की इकोनॉमी के देखते हैं, वो इस बात पर चर्चा करते हैं कि भारत जो एक समय में फ्रेजाइल 5 में था, वहां से निकल करके मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में आज वो ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी बन गया। और जिस रास्ते पर जा रहा है, IMF सहित दुनिया के सारे ऐसे आर्थिक जगत की समीक्षा करने वाले प्रतिष्ठान जो हैं, वो आज ये कहते हैं और जिम्मेदारी के साथ में कहते हैं कि बड़ा जल्दी आने वाले 2-3 साल के भीतर ही भारत दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बनकर के उभरने वाला है। और ये जो भारत का विस्तार है, ये जो भारत का आर्थिक विस्तार है, ये जो भारत का बदलता हुआ आर्थिक परिदृश्य है, ये भारत को विकसित भारत बनाने का रोड को पेव करने वाला है। ठीक है सर, विकसित भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर भी ध्यान है, लेकिन क्योंकि आपसे मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल, हर घर नल से जल, वो कहां तक है? क्योंकि वो भी एक ड्रीम था प्राइम मिनिस्टर का। देखिए, जब हमने प्रारंभ किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ही के दिन 2019 में जब लाल किले के प्राचीर से ये उद्घोष किया था कि देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना है, तब देश में लगभग 16% से कुछ अधिक घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। या मैं आंकड़ों में और अधिक स्पष्टता की बात करूं तो 19 करोड़ 41 लाख घरों में से देश की आज़ादी से लेकर के 2019 तक जितने प्रयास हुए थे, उन सब प्रयासों के बावजूद भी केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। हमने राज्यों के साथ मिलकर के जिस तरह से काम किया, और जल जीवन मिशन ने तमाम चुनौतियों के बावजूद भी, जो चुनौतियां जिसमें कोविड की आपदा ने 1.5-2 साल हमारा खराब किया, हमारे काम में अवरोध हुआ, यूक्रेन वॉर के बाद में जिस तरह से सप्लाईज डिसरप्ट हुई, उसके कारण से चुनौतियां आई, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी जितना काम आज़ादी से लेकर के और 2019 तक, उस पूरे कालखंड में जितना काम हुआ था, उससे 3 गुना घरों में कनेक्शन हमने पिछले इस 4 साल के कालखंड में दिए। 3 करोड़ 23 लाख का जो आंकड़ा था, वो बढ़कर के आज 12 करोड़ 75 लाख के आसपास में पहुंचा है। जो 16% था, वो आज 66.66% हुआ है देश में। और सामान्य तरीके से समझ लीजिए, इसमें 5 में से 1 घर में पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था, आज 5 में से 3 घर तक पहुंच रहा है। और मैं जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि हम 2024 के अंत तक हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएं, हम उस सपने को साकार करने के लिए पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा के साथ में जुटे, और निश्चित रूप से वो संकल्प सिद्ध होगा। ठीक है, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर की टीम में भी, सर, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो पीएम की टीम में होता है, डायरेक्ट रिपोर्ट करता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा लाल किले की प्राचीर से कि मैं अगले साल भी आऊंगा और झंडा फहराऊंगा। वो 3 वजह जो आपको लगता है कि बीजेपी वापस 24 में सत्ता में आएगी और प्रधानमंत्री जी फिर से झंडा फहराएंगे अगले साल। देखिए, 2014 से लेकर के 2019 तक जिस तरह से एक तरफ गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना, दूसरी तरफ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना, और तीसरा देश का सम्मान जो है पूरे विश्व भर में बढ़ाना, इस 3 कोणीय विषय के साथ में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया, तमाम तरह के अनर्गल बातें करने के बावजूद भी, तमाम तरह की भ्रांति फैलाने की कोशिश 2018 और 19 में करने के बावजूद भी, देश की जनता ने
पहले से ज़्यादा मत दे करके, पहले से ज़्यादा प्रतिशत मत दे करके और पहले से ज़्यादा सीटें दे करके भारतीय जनता पार्टी को वापस सरकार में आने और नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था। एक बार फिर वही 3 कारण है। आज देश उस विश्वास के साथ में जिस तरह से देश ने नरेंद्र मोदी जी को परखा है वो परख चुका है और अब एक बार फिर इस आज़ादी के अमृतकाल के महत्वपूर्ण 5 साल के लिए एक बार फिर देश नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखते हुए हमें सेवा का अवसर प्रदान करेगा, ये हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। ठीक है सर, एक चलते हुए आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि विपक्ष की आपने बात करी। विपक्ष ने कहा साहब ये तो विदाई वाला भाषण है। खड़गे साहब, विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने कहा झंडा जरूर फहराएंगे प्रधानमंत्री जी, लेकिन अपने घर पे फहराएंगे, लाल किले से नहीं। कहा विदाई वाला भाषण और विदाई वाला ध्वजारोहण था आज प्रधानमंत्री का। देखिए 2018 के 15 अगस्त का भाषण भी याद कर लीजिए और उसके बाद की प्रतिक्रियाएं भी याद कर लीजिएगा। तब भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं विपक्ष के साथियों ने दी थी। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है और राजनीतिक धर्म भी। वो अपना धर्म मजबूरी वश निभा रहे हैं। मुझे इसके बारे में कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है कि न तो समीचीन है और न आवश्यक ही है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत साहब और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। शेखावत साहब साफ कह रहे हैं कि जो काम किया है उसी के बल पर वापस आएंगे। सीधे चलते अपने पैनल की ओर। मनोज यादव जी, प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, साथ ही साथ संजय गुप्ता जी और धर्मेंद्र यादव जी हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। आप सुन रहे थे और आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी सुना। मेरा आपसे भी वही सवाल है। अभी कैबिनेट मिनिस्टर थे शेखावत जी, उन्होंने कहा साहब जो हमने काम किया उस काम के आधार पर आज प्रधानमंत्री जी ने कहा और बीजेपी को विश्वास है कि बीजेपी वापस सत्ता में आ रही है और प्रधानमंत्री जी अगले साल भी झंडा लाल किले की प्राचीर से फहराएंगे। रजत भाई, आवाज मेरी आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही सर। आपको सवाल सुनाई पड़ा सर? कुछ नेटवर्क इशू है। हाँ जी, सवाल आधा सुनाई पड़ा। मैं भाव समझ सकता हूँ आपके सवाल का। देखिए, गजेंद्र शेखावत साहब एक प्रबुद्ध पुराने मेहनती व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और सरकार के मंत्री हैं। इस तौर पे वो सरकार की प्रशंसा करेंगे, मोदी जी के भाषणों की प्रशंसा करेंगे, कार्यों की प्रशंसा करेंगे, लेकिन सच को सत्य में जो हो रहा है इस पूरे देश में, ये सबने देखा है। 9 वर्षों में मैं नहीं, आप आम जनमानस से, महंगाई बेरोजगारी के तो मुद्दे सामान्य तौर पे है ही। आज प्रधानमंत्री का, ठीक है मनोज जी आ रहा हूं, कुछ नेटवर्क इशू है। एक बार मनोज जी के पास चलते हैं। अजय जी आता हूं आपके पास। मनोज जी, विपक्ष कह रहा है ये तो विदाई वाला भाषण है। खड़गे साहब ने कहा झंडा जरूर फहराएंगे लेकिन अपने घर पर, सरकार वापस नहीं आ रही 24 में। जी देखिए रजत जी, 77वें स्वतंत्रता दिवस की बेला पर मैं एक ही बात कहूंगा, अरुण गगन पर महाप्रगति का फिर मंगल गान उठा, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आज एक ऐसा एक भाषण दिया जो साफ साफ दिखाता है कि आजादी के अमृत काल में युवाओं से आह्वान किया, ये कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य का ही परिणाम होगा कि भारत 2047 में एक विकसित भारत बन सके। ये युवाओं का ही और 140 करोड़ देशवासियों का ही सामर्थ्य है कि आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों का ही सामर्थ्य है कि आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2nd नंबर पर हैं। ये हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों का ही सामर्थ्य है कि हम लोग जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम उसमें 3rd पोजीशन पे हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग 3rd पोजीशन पे हैं। तो निश्चित रूप से दिखाता है कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों में विश्वास रखते हैं और पूरे 140 करोड़ देशवासियों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये 21वीं सदी भारत की सदी है और उन्होंने एक त्रिवेणी की बात की, डेमोग्राफी की बात की, डेमोक्रेसी की बात की और डाइवर्सिटी की बात की कि भारत विविधताओं से भरा हुआ है, भारत के पास संसाधन है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि को अपने सामर्थ्य को पहचानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और कहा उन्होंने कि 140 करोड़ देशवासियों का ही आशीर्वाद है कि हमें जो उन्होंने रिफॉर्म दिया, हमें गवर्नमेंट बना के दिया, तो हमने रिफॉर्म किया,
परफॉर्म किया और ट्रांसफॉर्म करके दिखाया। तो निश्चित रूप से दिखाता है कि 9 सालों के अंदर जिस तरह से जनता जनार्दन ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है और उसी के बलबूते देखिए 2019 में भी हम ज्यादा बहुमत के साथ जीत के आए, ज्यादा वोट परसेंट जीत के आए। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि ये 70 सालों तक किस तरह से जो 3 दंश थे जिन्होंने देश को घेर रखा था, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के दंश ने जिस तरह से इस देश को घेर रखा था, जकड़ रखा था, किस तरह से पिछले 3 दशकों से 30 सालों से कोई एक स्थिर सरकार नहीं थी, स्टेबल सरकार नहीं थी। आज 140 करोड़ देशवासियों ने जो आशीर्वाद दिया है उसी का प्रतिफल है कि आज पूरे भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में गर्व के साथ लिया जा रहा है। लेकिन अब जो क्षुद्र राजनीति करने वाले लोग हैं, जो लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, तो उसके लिए प्रतिपक्ष के नेता वहां पहुंचते भी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो लगातार प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। अब इनकी तो ये दशा हो गई है कि आप देखिए इनके मुख्य प्रवक्ता रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, वो सोच समझ करके बयान देते हैं कि ये जो देश की जो जनता है, जो मोदी जी को जो जनता इनको वोट कर रही है वो राक्षस है। ठीक है, आ रहा हूं मनोज जी। एक बार धर्मेंद्र यादव जी के पास कैसी मानसिकता आ रहा हूं। मनोज जी 1 मिनट आ रहा हूं, धर्मेंद्र जी के पास जाना है, समाजवादी पार्टी का पक्ष जाने। धर्मेंद्र जी, विपक्ष के लिए ये एक चैलेंज भी है जो आज प्राइम मिनिस्टर का भाषण है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ललकारते हुए कहा है, पूरे कॉन्फिडेंस से कहा है कि साहब अगले साल 24 में फिर झंडा यही फहराऊं। एक बार अनम्यूट करिएगा धर्मेंद्र जी। जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, और इस बधाई के साथ मणिपुर की उस बेटी से मैं माफी मांगना चाहता हूं जिसने आजाद देश के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसके साथ जिस तरह का व्यवहार इसी समाज के लोगों ने किया, और कुछ लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए उसको ढकने का पूरा प्रयास किया। मैं सबकी तरफ से शर्मसार हूं और इसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि आजादी के जो लोग थे जिन्होंने बलिदान दिया देश को आजाद करने के लिए, वो शायद अगर इस घटनाक्रम को कहीं से देख रहे होंगे तो उनका भी सर शर्म से नीचा हो जाएगा। अब मैं आता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण की बात करना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो भाषण दिया, लाल किले का भाषण कोई राजनीतिक भाषण नहीं होता है, देश के लिए होता है, देश के लोगों के लिए होता है, देश के समृद्धि और आगे संप्रभुता के लिए होता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में संप्रभुता की बात मुझे बताइए कहां दिखी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ देश को बांटने जैसी स्थिति की बात करी, उन्होंने सामाजिक विभाजन की बात करी, उन्होंने आर्थिक विभाजन की बात करी, उन्होंने सांस्कृतिक विभाजन की बात कर दी इशारों में। तो मुझे लगता है कि देश और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जिस बात की हमें आशंका थी, जिसकी हमें आवश्यकता भी थी, शिक्षा के बारे में वो बोलेंगे मुझे लगता है। जहां इन्होंने दलित पिछड़ों का नाम लिया, वहां ये नहीं बताता है कि इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज भी पिछड़ों के हालात ऐसे हैं कि 2 से 3% प्रोफेसर हैं और शेड्यूल कास्ट के 4 से 5% प्रोफेसर हैं। उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं बताया कि पिछले 10 सालों में हमने दलित और पिछड़ों को शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि मैं अपने 9 साल के काम का हिसाब देने को तैयार हूं, आप कहीं हिसाब दीजिए, और उसी काम के बल पे कह रहा हूं कि मैं वापस आऊंगा। बीजेपी कह रही 9 साल काम किया है, इसीलिए कह रहे हैं कि 10वें साल में जब चुनाव होगा तो जनता उस काम को देखेगी। 2047 डेवलप्ड नेशन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, हर घर जल की बात। बिल्कुल वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। लाल किले के प्राचीर से भी बोल रहा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आज 9 साल बीतने के बाद अगर हमने सवाल पूछे कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, बजाय इसके किसानों की जमीन हथियाने के लिए, पूंजीपतियों को देने के लिए इन्होंने काले कानून लाने का प्रावधान किया। उन सभी उत्तर प्रदेश देश की जनता को बधाई देता हूं कि उन लोगों ने, किसानों ने मिलकर उस कानून का विरोध किया और माननीय मोदी जी को उस कानून को वापस लेना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी सरकार को बताना पड़ेगा कि किसानों की आय दोगुनी करने का रोड मैप क्या है। जब तक शिक्षा, ठीक है, आ रहा हूं, एक बार संजय जी के पास। संजय जी, 3 शब्दों का प्रयोग उन्होंने और किया जो कि राजनीतिक रूप से बहुत भारी शब्द है मेरे हिसाब से। पहला परिवारवाद, आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, 1 मिनट आ रहा हूं, एक बार संजय जी को भी जोड़ लें। पहला परिवारवाद, दूसरा तुष्टीकरण और तीसरा भ्रष्टाचार। कहा ये 3 चीज हटाइए, फिर देखिए देश कहां से कहां पहुंचता है। देखिए, ये सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने खुद कोई भ्रष्टाचार नहीं किया या उनके बहुत से मंत्री
भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। किसी भी विभाग के अंदर आप चले जाइए, भ्रष्टाचार वैसे ही है जैसे था। दूसरा आ जाते हैं परिवारवाद पर। तो अगर हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे परिवार हैं जो देश की आजादी में या देश को आगे पहुंचाने में एक राजनीतिक दल बनाकर लोगों को साथ जोड़कर देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या बात है? ऐसे परिवार अगर आपके पास नहीं है तो आप उन परिवारों को क्यों कोसते हैं जो लोग इस तरह के परिवार से ताल्लुक रखते हैं? अगर कोई परिवार एक संगठन बनाकर देश के लिए, देश की आजादी के लिए या देश के उन्नति के लिए एक राजनीतिक दल बना करके देश के लिए काम कर रहा है, तो सम्मान का प्रतीक है। उसमें उसको बार बार ये कहना कि ये परिवारवाद है, ये किस तरह की बातें हैं? मेरे को लगता है इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण तो आप कहाँ नहीं कर रहे? आप मुझे बताइए, तुष्टीकरण जिन लोगों ने आपका साथ दिया, इनकी पार्टी का साथ दिया बिना किसी लोभ लालच के, शिवसेना को सबसे पहले ले लीजिए, उसके बाद आप ले लीजिए अकाली दल को ले लीजिए, फिर चिराग पासवान की पार्टी के साथ क्या किया। भले चिराग पासवान आज आ गए हो, मगर उनके चाचा को जिस तरह से इन्होंने उनकी पार्टी को मान्यता दिलाई और चिराग पासवान को बाहर किया, तो अपने साथियों के साथ जिन साथियों ने इनका साथ दिया और अपने आप को सत्ता से अलग रखा और ये चाहा कि केंद्र में इनकी एक मजबूत सरकार बने और देश और दुनिया में काम करें, आज ये तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार गुट को लेने की क्या जरूरत थी, जो हमेशा इसे बीजेपी का विरोध करता रहा, जो ना हिंदुत्व को मानते हैं और जो जिनके विषय में खुद बीजेपी ये कहती रही, बीजेपी के नेता ये कहते रहे कि ये भ्रष्टाचारी हैं और ये चक्की पीसेंगे। तो मुझे लगता है कि इन तीनों मुद्दों पर ही जिस तरह की बात कही गई है वो सही नहीं है और अपने पुराने साथियों को सत्ता में दोबारा आने के लिए अपने मनोज जी से जवाब लूंगा कि साथियों को कैसे छोड़ा बीजेपी ने। आ रहा हूं मनोज जी, एक बार प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी के पास। अजय जी, बीजेपी तो कह रही है हम तो आ रहे हैं साहब, अगले साल भी झंडा फहराएंगे, बिल्कुल ललकार के कह रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के अति आत्मविश्वास का सभी लोग परिचित हैं, जिस तरह से आत्ममुग्धता के शिकार हैं। और आज पूरा भाषण भी, कम से कम राष्ट्रीय पर्व आज है, आज राष्ट्रीय पर्व पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी और कम से कम वोट की राजनीति के लिए अपील नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज क्या किया सबने देखा। ये पहले प्रधानमंत्री होंगे पूरे भारत के 76 वर्ष के इतिहास में, लाल किले के प्राचीर से भी अपने वोटर को सुनिश्चित करने के लिए कि मुझे वोट दो, मैं प्रधानमंत्री अगला भी बनूंगा, ये अति आत्मविश्वास है। जनता मालिक है, जनता बात समझती है, जनता देख रही है देश में जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी से लोग परेशान है और जिस तरह झूठे वादों से जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है लोगों को भ्रमित करने का, अब लोग भ्रमित होने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या वादे किए सबने देखा। महंगाई बेरोजगारी की बात उन्होंने की, कहा युवा शक्ति बहुत अथाह यहाँ पावर शक्ति है, वाकई युवा शक्ति में शक्ति है, लेकिन युवा शक्ति हर 4 व्यक्ति में हर एक युवा जो है आज बेरोजगार है। किसकी कमी है? प्रधानमंत्री जी के नीतियों की कमी है। महंगाई की बात उन्होंने क्या किया, अपने पर नहीं डाला, कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई है और इस कारण से भारत में महंगाई है। गजब की बात है भाई, आप अपने निकामपन को। अजय जी, उन्होंने इकोनॉमी की बात करी, उन्होंने कहा साहब 9 साल का हिसाब मेरा ले लीजिए, उन्होंने कहा कि साहब विकसित भारत 2047 में ले लीजिए आप, ये सारी चीजें भी। देखिए रजत जी, सपने दिखाने वाली बात अलग होती है और सच्चाई अलग होती है। जहां तक 5वीं अर्थव्यवस्था की बात जिसका डंका आज पीट रहे हैं, 6% की ओवरऑल 10 सालों में ग्रोथ रेट हुई है। मनमोहन सिंह के समय में 13% की ग्रोथ रेट थी। यदि 13% वाली ग्रोथ रेट को मेंटेन कर लिए होते प्रधानमंत्री जी, तो हम 5वीं अर्थव्यवस्था 2018 में बन चुके होते। ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय सारी एजेंसियों की और भारत सरकार के आर्थिक नीतिकारों की ये रिपोर्ट थी। लेकिन भारत सरकार की और मोदी जी के नीतियों की कमी इस बार जो थी, उसके कारण हम इतना लेट हुए। और इसी तरह तीसरी अर्थव्यवस्था हम अभी हो चुके होते 22 में, जो हम 27-28 में बनेंगे। लेकिन दूसरी पहलू इस पर है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएं, हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो जाएं, हम पहली अर्थव्यवस्था हो जाएं, हम इस देश के गरीब लोगों को क्या मिल रहा है? क्या ये 100 रुपए पेट्रोल महंगा होगा? मतलब आप कन्विंस नहीं है इस आइडिया से कि सरकार वापस आ रही है? गरीबों को क्या मिलना चाहिए? प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी कन्विंस नहीं है, कह रहे साहब जिस स्पीड से मनमोहन सिंह सरकार चल रही थी तो 2018 में ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाता देश।
जी 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 रजत जी, निश्चित रूप से अजय जी का सहमत होना मैं समझता हूं, क्योंकि प्रतिपक्ष में है तो सहमत कैसे होंगे, इनकी राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। और ये कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि विपक्ष प्रतिपक्ष के प्रवक्ता हमेशा सरकार का समर्थन करेंगे और वाहवाही करेंगे। चलो ये तो अलग विषय है, लेकिन मैं इस विषय पे जाता हूँ। एक ऐसे अर्थशास्त्री जिनके बारे में कहा जाता था बहुत बड़े अर्थशास्त्री, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी भारत, और 11वीं अर्थव्यवस्था से ये इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, 10 साल में इनका शासनकाल रहा, कुशासन ऐसा रहा कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गई, अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई, वहीं की वहीं अर्थव्यवस्था खड़ी रही। इतने बड़े अर्थशास्त्री थे कांग्रेस में, देखिए मनमोहन सिंह जी, और मोदी जी के आने के बाद वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। तो मुझे लग रहा है कि फैक्ट वगैरह चेक कर लेना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति नहीं, ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, हम संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। हमने देखा सबका साथ सबका विकास लेकर के हम चले। और अजय जी को तो देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने भी चाहिए। इनके नेता देखिए कैसे हैं, किस तरह से लगातार जनता जनार्दन इनके नेता को नकारी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को जनता ने नहीं नकारा, लगातार उनको आशीर्वाद दिया है। तो ठीक है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने दीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही, मैं उसके बाद जरूर जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर की बेटी के बारे में उन्होंने जिस तरह से संवेदनशील तरीके से जिस तरह से बात की है, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देश के लाल किले की प्राचीर से, सबसे बड़े मंच से उन्होंने इस बात को उठाया कि हाँ वहां पर है चीजें, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से ठीक हो रही है। लेकिन वो लोग जो आजम खां जयप्रदा के इनर वियर को देख करके कपड़े पहचान लेते हैं, वो लोग जो गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी को साथ लेके घूमते हैं, लोंडो से लड़कों से गलतियां हो जाती है, कम से कम उनको तो ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कहा ओबीसी समाज की बात कर रहे हैं। ओबीसी समाज की मैं बता देता हूँ रजत जी, ओबीसी आयोग को पहला संवैधानिक दर्जा देने का काम किसी ने किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। सबसे ज्यादा अगर कैबिनेट में मंत्री है तो नरेंद्र मोदी शासनकाल में। अगर केंद्रीय विद्यालयों में 28-27% आरक्षण देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, किसी ने नहीं किया। किसानों की बात करता हूँ, सुनिए अभी पूरा सुन लीजिए। किसानों की बात करते हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम भारत सरकार ने किया है। और मैं बता देता हूँ तो एक मिनट, जो मणिपुर पर आपकी टिप्पणी है, मणिपुर वाली जो टिप्पणी आपने करी है, एक बात धर्मेंद्र जी, नाम भी लिया साहब मणिपुर का, कहा भी शांति चाहिए, सदन में भी कहा था, उसके बाद भी क्या विपक्ष आश्वस्त नहीं है? ये बताइए, किसी बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया जाए और उसके बाद उसके साथ अभद्र व्यवहार, मुझे लगता है कि आज के दिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी के तो इस तरह की बातें करने के लिए और नहीं करना चाहिए, इस शर्म आनी चाहिए। एक बात कहना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, अब राजनीतिक राज्य से प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि आज के दिन हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और हमारी सरकार इस पर काम कर भी रही है। कम से कम आपको शर्मसार होकर के चुल्ली पर पानी में डूब जाना चाहिए। जिस तरह से बंगाल के अंदर बंगाल की बेटियों के साथ होता है, तो ये बहुत गलत है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। हाँ नहीं, थोड़ा सा इससे हर दिन चले, आज थोड़ी देश की बात हो, ठीक है। संजय जी मैं सहमत हूँ, रुकिएगा धर्मेंद्र भाई, मनोज जी रुकिएगा। संजय जी क्या देश में 9 साल में कोई बदलाव आया है? क्या आप मानते हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज देश और दुनिया में हमारे देश की सरकारों ने जिस तरह से काम किया है उसमें बदलाव आया है। हमें सिर्फ अपने, ऐसा है कि पक्ष और विपक्ष ये दोनों हमारे देश के संघीय ढांचे का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार को नीचा दिखाने के लिए आप जब भी कोई मौका मिले तब कुछ भी आप कहें। आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है, आज के दिन धर्मेंद्र जी आ रहा हूँ, एक मिनट, आज के दिन मणिपुर की बात आ रहा हूँ धर्मेंद्र जी आ रहा हूँ, ठीक है मणिपुर की बात किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मतलब हर रोज आप इस तरह की बातें करेंगे? ठीक है, आज ना प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, ये भी आरोप लगा है कांग्रेस पर कि आज जो लाल किले पे सेलिब्रेशन था उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष कहा साहब उसका भी विरोध हो रहा है। मुझे बताइए प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, आ रहा हूँ धर्मेंद्र भाई, आ रहा हूँ धर्मेंद्र भाई, 1 मिनट में आ रहा हूँ, अजय उपाध्याय जी। नहीं, 2 चीजें हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं जाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं, जी प्रधानमंत्री जी जानते हैं इस बात को, जिस तरह से सिक्योरिटी परिस्थितियां थी वहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने के प्रयास किए लेकिन नहीं जा पाए। और दूसरी बात है, उसी समय जब प्रधानमंत्री जी का भाषण खत्म हुआ और सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट था उसके कारण ट्रैफिक प्रॉब्लम हुई और वो हमारे यहाँ भी झंडा तोलन होना था उसके जस्ट बाद। तो कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते उनका झंडा तोलन हमारे कांग्रेस के उसमें भी था, तो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन हुआ। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोई उद्देश्य है कि भाई इस तरह से चीजें हो। तिरंगा कहीं भी फहराया जाना चाहिए, तिरंगा उन्होंने फहराया है
और सबने देखा है, आपने भी दिखाया है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो आप सच मानेंगे ही, प्रधानमंत्री जी अच्छे वक्ता हैं, लेकिन अच्छे वक्ता होने का मतलब ऐसा नहीं होता कि लगातार अच्छे ढंग से झूठ बोला जाए। प्रधानमंत्री को कम से कम, आज राष्ट्रीय पर्व है, हम मानते हैं कि राजनीति होती रहती है, राजनीति सियासत के अलग अलग क्षण होते हैं, अलग अलग समय होते हैं, कम से कम लाल किला के प्राचीर से जब राष्ट्रीय पर्व के मामले में वो बातें हो रही हो, वहां पे ऐसे छिटाकसी नहीं करनी चाहिए। इस तरह के अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए लाल किला के मंच का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था, उन्हें बात करनी चाहिए थी। ठीक है, सब वाद विवाद संवाद होता है और होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को तो ताली ठोक करके आपने अपने यहां बुला लिया। येदियुरप्पा से लेके हेमंत बिस्वा शर्मा तक हैं, सबको पता है। अजित पवार को अभी अभी ज्वाइन कराया है आपने। जहां तक आपने परिवारवाद की बात की है, क्या बात है, मैंने ये सब बात कर कैसे लेते हैं? धर्मेंद्र प्रधान से लेके, पीयूष गोयल से लेकर के, सिंधिया से लेकर के और वरुण गांधी से लेकर मेनका गांधी तक आपके पास हैं। इन लोगों को और जय शाह तो छक्का रोज मारते हैं, इसलिए उनको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अपने अध्यक्ष बना दिया, तो पूरा देश देख रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति का मतलब सांप्रदायिकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप तुष्टीकरण की राजनीति का दूसरे पर जोड़ लगा करके आप सांप्रदायिकता देश में फैला रहे हैं। मणिपुर से लेकर के मेवात तक लोग देख रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात और खेल और महिलाओं के उत्थान की बात आप कर रहे हैं। सबने देखा, ये लाल किला के बगल में ही 3 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर है। कैसे हमारी खिलाड़ी जो है लगातार वहां उसको घिसटा गया, उसको पीटा गया। अजय जी, मैं रिप्लाई ले लेता हूं मनोज जी से। ब्रजभूषण जनता पार्टी के लोग ब्रजभूषण जी के साथ खड़े थे। मनोज जी, क्या राजनीतिक भाषण था प्रधानमंत्री का? क्योंकि अगले साल चुनाव भी है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग नहीं होने चाहिए। मनोज जी देखिए ऐसा है कि रजत जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा, आपने देखा 2014 में इन्होंने कहा कि ये भी राजनीतिक भाषण है। 2018 में भी ऐसे ही बोला, 19 में भी बोला। उन्होंने स्वच्छ भारत की बात की, वहीं उसी लाल किले की प्राचीर से आयुष्मान भारत की बात की, उन्होंने स्टार्टअप की बात की, स्टैंड अप इंडिया की बात की, और आपने देखा होगा पंच प्राण की बात की पिछले बार, और इस बार किस तरह से विश्वकर्मा योजना की बात की, 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात की कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम लोग प्रशिक्षित करेंगे। तो इनको राजनीतिक भाषण लग सकता है। वो अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहे थे 2047 में एक विकसित भारत कैसे होगा, परिवारवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण ने किस तरह से इस देश को ठगा है। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाले बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं देश में। परिवारवाद की बात करते हैं, वंशवाद और परिवारवाद जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह की एक पार्टी को चलाते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये परिवारवाद नहीं है, केवल एक परिवार का कब्जा इन पार्टियों पर है। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, उसके एक परिवार का कब्जा है उस पार्टी के, और जो कांग्रेस की तो प्रवक्ता बैठे हुए एक परिवार का कब्जा है, डीएमके पर एक परिवार का कब्जा है, टीएमसी पर एक परिवार का कब्जा है, आरजेडी पर एक परिवार का कब्जा है। तो ये परिवारवाद और वंशवाद वाली पार्टियां तो हमको तो ना सिखाए कम से कम। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? नहीं पता होगा उपाध्याय जी, लेकिन मैं बताता हूँ प्रधानमंत्री को चलाते थे उनके एमपी, उनके नाम। संजय जी, परिवारवाद पर आपका मत क्या है? आप अपने परिवारवाद पर ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से परिवारवाद कर रहे हैं, राजनीति क्या अगर कोई परिवार मनोज जी 1 मिनट रिप्लाई ले लो। 1 मिनट रुकिए। अगर कोई परिवार एक संगठन बनाकर, अगर कोई परिवार हमारे देश के अंदर निर्वाचन आयोग के अंदर, 1 मिनट चुप होइए आप जरा, बहुत हो चुका है। मनोज जी रिप्लाई ले लीजिए परिवारवाद पर, बीच में मत बोलिए। शिवसेना की तरफ से उद्धव गुट, संजय गुप्ता जी। अगर कोई परिवार एक संगठन बना करके निर्वाचन आयोग के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा करके देश के जनता के बीच में जा करके अपने विधायक उतारता है, अपने एमपी उतारता है और देश की जनता उसका समर्थन करती है, अगर कोई परिवार देश के लिए एक संगठन बना के काम कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल ठीक है अजय जी, क्योंकि कांग्रेस पर भी परिवारवाद का बड़ा आरोप बीजेपी का, तो आप दूसरे के परिवारों को कोसेंगे। आपके मनोज जी परिवार नहीं है। आपने आरोप कांग्रेस पार्टी पर भी लगाया कि वहां पर भी परिवारवाद है, एक ही घर है, एक ही फैमिली है और वही पार्टी चलाती है। दूसरे के परिवारों को आप कोसेंगे। आपका परिवार, मनोज जी आ रहा हूँ, संजय जी आ रहा हूँ, ले लिया। अजय जी एक बार आपके पास, फिर जाना है एक बार धर्मेंद्र जी के पास। फर्स्ट नहीं है आपके लिए, देश के 140 अजय जी जनता की चिंता नहीं है। आज का डिबेट थोड़ा सा, आज के डिबेट में बीच में टोका टोकी ना हो, आज के डिबेट में टोका टोकी ना हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कम से कम आज दर्शक जो है इस तरह चिल्ला चिल्लोन नहीं देखना चाह रहे होंगे। कृपया
क्या मैं बात अपनी रख सकता हूं? अजय जी जल्दी रखिए, 30 सेकंड में वाइंड अप करना अनुमति हो तो। देखिए, मनोज भाई ने जो बात रखी है ठीक है। मैं कहता हूं कि हमारे पास है, गांधी परिवार है जो जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी लड़ाई लड़ी, और जी जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ाई में नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी ने जाने दी इंदिरा जी ने और राजीव जी ने। पर मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ तो चुनाव हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने हुए आज हैं, इनके यहाँ कब चुनाव हुआ, कब मनोज भाई ने वोट दिया, जरा पूछिएगा इनसे। और माफी के साथ थोड़ी वक्त की कमी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कोशिश ये थी कि समझे कि आज प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले की प्राचीर से राजनीति कैसे गर्म और देश का सवाल क्या है, जाने से पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने जो आज कहा। चलता चलाता काल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र। सबके सपने, सबके सपने अपने सपने, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे। धीर चले वीर चले, धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे। धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे।